अब सामाजिक जो स्ट्रक्चर है हमारे इंडिया में कि हिंदू मुसलमान से शादी नहीं कर सकता, क्रिश्चियन अन्य रिलीजन से शादी नहीं कर सकता, छोटी जात वाला ऊंची जात वाले से शादी नहीं कर सकता, एक विभिन्न गोत्र का व्यक्ति डिफरेंट गोत्र के परिवार से शादी नहीं कर सकता। तो इसमें आपकी क्या राय है? क्या ये इनमें शादियां होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखो, ये फिर ऐसी चीज हो जाएगी, ये बहुत इसमें कंट्राडिक्शन है। अब दो तरीके की धारणाएं हैं जिसके कारण लोग एक दूसरे के विवाह में राजी नहीं होते, और नए जमाने की बुद्धि है जिसके कारण लोग इसमें न विवाह में या दूसरी जात में होना चाहिए इसके लिए राजी होने लगे। तो इसको कारण जान लो। पुराने जन्मों की जिनकी धारणाएं हैं, जब पुराने हमारे भारतीय संस्कृति की धारणा है, तो उनका सीधा सा कहना है कि एक जेनेटिक कैरेक्टर होता है। उस जेनेटिक कैरेक्टर के हिसाब से अगर उसी जेनेटिक कैरेक्टर में लोगों को जोड़ा जाएगा तो उनको जीवन में सरलता रहती है। आप समझे? उससे सरलता रहती है। तो दो तरीके की फिलॉसफी होती है। एक तो होती है जीवन में सरलता की ओर चलती है, और एक जीवन में प्रखरता की ओर चलती है। जो कौम प्रखरता की ओर वो देती है वैल्यू, वो कहती है कि क्रॉस शादियां होनी चाहिए, क्योंकि क्रॉस वीडियो से बच्चे अच्छे पैदा होते हैं। क्रॉस वीडिंग से बच्चे क्यों अच्छे पैदा होते हैं? एक मुस्लिम की हिंदू से शादी कर दो तो बच्चे को दोनों परिवेश मिल जाएंगे। एक तरफ एक पूजा भी कर रही, दूसरी तरफ एक अल्लाह को भी कर रहा है। दो संस्कृतियां तो दो संस्कृतियों के बारे में जब उनके बीच में जन्मेगा तो उसकी बौद्धिक स्थिति अच्छी होगी, लेकिन साथ साथ जितनी बौद्धिक स्थिति अच्छी होगी उतना अनसेटिस्फाई रहने की भी बड़ी प्रवृत्ति होगी। जैसे एक ग्रामीण आदमी जो गांव में पला बड़ा है वो कभी डिप्रेशन में नहीं जाता, लेकिन पढ़ा लिखा आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। पढ़ा लिखा आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। तो मैं यहां पे भी एक चीज कहता हूं। अब तुम पूछोगे सही गलत क्या है, तो मेरे हिसाब से सही गलत कुछ नहीं है। जिसको अपने जीवन का जो रास्ता चुनना हो, अगर किसी को लगता है भाई हम इस ढंग की जीवन चाहते हैं कि सरलता का कटे, तो उसे थोड़ी सी माँ बाप की मान लेनी चाहिए, बड़े सरलता से कट जाएगा जीवन। नहीं, फिर तो कंफर्ट जोन हो गया ना। उसने क्रांति क्या की? मैं कब कह रहा हूँ क्रांति या परिवर्तन भाई क्या पहल? जो क्रांति करना चाहे उसी से तो करवाओगे कि जबरदस्ती क्रांति कर दोगे? जो आदमी के अंदर से राष्ट्रभक्ति के लिए जय हिंद उठे उसे ही करने दोगे ना, या तमंचा रखवा रखवा के जय हिंद करवाओगे? तो क्रांति जो करना चाहेगा वो करेगा यार। उसको क्रांति की सुविधा दो। जो शांति की बात करे उसे शांति की सुविधा दो। और मेरा मानना है क्रांति और शांति ये दो जुड़वा बहनें हैं। छोटी बड़ी मान लो किसी को भी, जब क्रांति सही से बड़ी होती है तो शांति जैसी नजर आती है, जब शांति सही से बड़ी हो जाती है तो क्रांति जैसी नजर आती है। नहीं, जैसे क्या जुड़वा बहनें हैं। जैसे क्या होता है समाज में, जो निम्न तबका है वहां जाति पात ज्यादा है, वहां धर्म मजहब की बाउंड्री, जाहिर सी बात है ना, वहां बौद्धिक स्तर भी फिर वहीं आ जाता है। और जैसे आप एलिट क्लास में जाएंगे तो वहां पे रिलीजन की बाउंड्रीज, कास्ट की बाउंड्रीज खत्म। देखो वहां म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे सारी चीजें होती हैं। अब यहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात नहीं लाते हैं हम, फिर वहीं पे आ जाते हैं लौट के। एक व्यक्ति की किन जरूरतों को पूरा करने के लिए वो किस परिवेश में अपने को कंफर्ट फील करता है, सारी बातें यहाँ पे हैं। जैसे तुम एक समय इंस्टीट्यूट में गए थे, फिल्म इंस्टीट्यूट में जब सीखने के लिए तुम गए थे, उससे पहले तुम नशे को बुरा मानते थे, बहुत सी चीज़ों को बुरा मानते थे, लेकिन फिर तुम पहुंचे और तुम्हें पता लगा वहां तो नशा ऐसा भी कराया जाता है और ये सब चीज़ें बिल्कुल कॉमन है। जितने स्टार्स आते हैं सब नशा करते हैं। तुमने फिर उनकी धीरे धीरे बौद्धिक क्षमताओं को भी समझा, तो तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। लेकिन ये दायरा तोड़ के तुम वहां गए ना, तुम अपनी स्वेच्छा से गए थे दायरे में, लेकिन तुम्हें चीज देखने को मिली। लेकिन अगर तुम कभी ना गए होते तो हो सकता है कि तुम अपने घर में बैठे इंस्टीट्यूट वालों को गालियां देते रहते कि देखो ये तो गलत है, ये तो इसको बढ़ावा दे रहे हैं, संस्कृति को नुकसान पहुंचा रहे। तो बेटा वही बात हो गई। जब हम लगातार चलते रहते हैं, एक पुत्र अपने पिता को गाली दे सकता है, लेकिन एक पिता अपने पुत्र को गाली नहीं देता, क्योंकि वो जानता है कि पुत्र आज जहां खड़ा है वहां से भी मुझे समझ नहीं रहा। जबकि पिता पुत्र को समझ रहा होता है, क्योंकि कभी वो वहां रह चुका होता है। लेकिन पुत्र जब धीरे धीरे बढ़ता रहेगा तो एक दिन पिता बनेगा, और जब वो पिता बनेगा तब वो समझ पाएगा कि उसने जो कहा था वो सही था। लेकिन इसमें एक बहुत लंबा, इसी को जनरेशन गैप की लड़ाई कही जाती है।
एक पिता जब कह रहा है बेटा कुछ नहीं रखा प्यार में, तो बाप लोगों को लग रहा है कि ये तो गलत बात कर रहा, लेकिन वो पिता भी कभी को प्रेम में था और उसके बाप ने समझाई थी तो उसने भी नहीं समझा था। तो ये तो सदियों की वो है, लेकिन समझदारी इसमें होती है जो हम ग्रंथ भी पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, हम अपने को सीखने के लिए तो पढ़ते हैं आज के समय में हम कैसे अच्छे हो सकें। तो जहां पे हम एक तरफ तो इंटेलेक्चुअल होते हैं, जैसे तुम इंटेलेक्चुअल लोगों की दो बातें बड़ी गड़बड़ हैं। पहली बात तो वो ये कहते हैं कि किताबों से उन्होंने बहुत ज्ञान अर्जित किया, दूसरी वो ये कहते हैं कि अपने अनुभवों में ही सब चीजें छुपी होती हैं। अब समझो, ज्ञान तुमने किताब पढ़ी दूसरे से तो लिया अनुभव, और फिर तुम अगर अपना अनुभव करना चाहोगे तो फिर तुम्हें किताबें छोड़नी पड़ेंगी। हमें बात समझे? तो यह भी तय कर लेने का है कि हम दूसरे के अनुभव से सीखेंगे कि अपने अनुभव से सीखेंगे। अगर आप अपने अनुभव से सीखेंगे तो आपको दुनिया की कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, फिर किसी से भी प्रश्न करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति दूसरों के अनुभव से सीख सकता है तो उसे सौम्यता के साथ इस जिद को छोड़ देना चाहिए कि हम अपने अनुभव से ही सीखेंगे। दूसरों के अनुभव भी तो कारगर हो सकते हैं अगर समझ का स्तर अच्छा है तो, लेकिन जिद है। मैं दोनों चीजों में देखता हूं, एक आदमी जो पढ़ा लिखा है वो कहता है अपने अनुभव से गुजरना जरूरी होता है, फिर पढ़ता दूसरे को रहता है। माँ ओशो सिखा रहे हैं सबको कि अपने अनुभव से गुजरो, खुद भी कहते हैं हम अपने अनुभव से गुजरे, लेकिन किताबों में घुसे हुए हैं, किताबों से सीख रहे हैं। भले ही वो ये सीख रहे हैं कि लोगों को कैसे समझाया जा सके, लेकिन सीख तो रहे हैं ना। तो दो चीजें एक साथ कर रहे हैं, ये गड़बड़ है। अगर अप्पा दीपा भाव होना है तो आपको अपना दिया बनना पड़ेगा, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। अपने को छोड़ दो और फिर तुम्हारा गुरु कौन होगा? अप्पा दीपा भाव का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि मैंने अपने ही सुनी, अपने जज्बात की, अपने दिल की, अपने शरीर की जरूरतों को सबको सुना और उसी के तहत मैं जीवन जिया। धीरे धीरे मुझे सारे अनुभव उपलब्ध हो गए। तो इससे तो बड़ा गलत प्रभाव पड़ेगा जो आप बात कर रहे हो कि यही तो बात है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, कोई बंदा 8 साल में एक ऐसी बस्ती में पैदा हुआ जहाँ पे सारे इलीगल एक्टिविटीज होती थी, उसको कहीं से तमंचा मिला, उसे लगा चलाने मजा आता है, लेकिन उसने मर्डर किया, उसे और मजा आया, फिर उसने 3 मर्डर किया और मजा आया, उसने रेप भी किया, उसे मजा आया। अब उसे लगने लगा इसी फील्ड में आगे बढ़ते हैं, यही अप्पा दीपो भव, इससे मजा आता है। तो ये तो देखो पहली बात है आपको बता दें, ये एक ऐसा नेगेटिव तर्क है जिसमें बिल्कुल बल नहीं होता। आप विश्वास मानो, किसी भी व्यक्ति को कत्ल करने में मजा नहीं आता। पहला कत्ल अगर कभी किसी से हो भी जाए तो परिस्थितिगत हुआ होता है। फिर अगर किसी को कत्ल करने में चलो मजा भी आ गया और वो कत्ल करने लगा और हम उसे कातिल मानते हैं, तो मैं यहां पे भी समाज की गलती देता हूं। समाज ने उस कातिल के लिए एक प्रोफेशन क्यों निर्धारित नहीं किया? ये सैनिक प्रोफेशन क्या है? सैनिक क्या प्रोफेशन है? सैनिक प्रोफेशन कातिलों का तो प्रोफेशन है, लेकिन ये प्रोफेशन एक सही ढंग से दिया गया, इसलिए हम उन्हें सम्मान देते हैं, हम परमवीर चक्र देते हैं। तो हमारे सामाजिक व्यवस्था में जिस तरीके से एक बच्चे को कॉमर्स साइड के लिए स्कूल होता है, आर्ट साइड के लिए स्कूल होता है, अब तो जूडो कराटे के स्कूल होते हैं, बॉक्सिंग के स्कूल होते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि एक कत्ल की जिसके अंदर प्रेरणा जन्मती हो उसके लिए भी कुछ स्कूलों की स्थापना की जाए। एक बच्चे से जब पहली बार किसी मेढक का, किसी कुत्ते का, किसी जानवर का चाकू भोंक के उसे मजा आया हो, तो उस वक्त उसके पिता को ये पता लगे अरे बच्चे में ये टैलेंट है, और वो पिता उसे उसी तरीके के स्कूल में भर्ती करा सके जहां उसे अच्छे कातिल बनने की शिक्षा दी जाए। फिर उसे कत्ल करने है तो फौज में जाके कत्ल करो। आप मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? असल में यही सब चीजें हमारे समाज को दूषित करती हैं, जब हम आदमी की प्रतिभा को नहीं बल्कि उसकी प्रतिभा से हमें क्या नुकसान हो रहा है हम उससे उसके कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं। मतलब आपका कहने का मतलब ये देखो है? मैं छोटी सी बात कह रहा हूं, भीम को भी तो बचपन में लड़ने में मजा आता था, लेकिन उनके पिता ने समझ लिया कि ये इस तरीके का लड़ाकू आदमी है, तो उन्होंने उसी तरीके से गुरु के पास भेजा और उसके गुरु ने उसे ऐसी शिक्षा दी कि वो सीना फाड़ के भी किसी छाती का खून पी सकता था। और आज हम उसको कैरेक्टर को सम्मान देते हैं क्योंकि वो भीम थे महाभारत में। अब एक बात समझो ना,
तो पहले के लोग इतने समझदार थे कि उसके लिए डायमेंशन खोज लेते थे। जैसे कि और पीछे अगर चले जाओ तो ये डायमेंशन खोजे जा चुके थे कि क्षत्रिय जैसा स्वभाव किसका है उसको इस तरीके की चीज दो, ब्राह्मण जैसा स्वभाव जिसका है उसको शिक्षा के उसमें दो, जिसको शूद्र जैसा स्वभाव है उसको सामाजिक कार्यों में आगे लाओ, जो बनिए जैसा है उसे उस तरीके से काम करवाओ। तो ये कैरेक्टर समझे गए थे ना। हम असल में ये समझने की कोशिश नहीं करते कि माँ के पेट से कोई अपराधी पैदा नहीं होता। नहीं, ये बात बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी जो आप बात कह रहे हो कि जो जिस वर्ण में पैदा हुआ था वो उस स्वभाव से, देखो पहले मेरा प्रश्न हाँ, सुन लीजिए। हाँ। कि वो उस वर्ण के हिसाब से अगर कार्य करता है तो उसको हम आगे लाते थे, या जो आप बात करें। लेकिन ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे शंभुक का वध हुआ। शंभुक एक शूद्र वर्ण में पैदा होने वाला एक व्यक्ति था जिसने कुछ वेदों का उच्चारण किया, उसका श्री राम ने वध किया। एकलव्य भी एक शूद्र वर्ण में पैदा हुआ। कर्ण की जाति का उस समय पता नहीं था जब कर्ण के इतने सारे इम्तिहान लिए गए। तो इनके साथ ये अन्याय शूद्र वर्ण का ठप्पा लगने के कारण ही किया। देखो जब जो आप बात कह रहे हो कि मैं वहां पे बात कर इन सबके नैसर्गिक स्वभाव थे। शंभू का नैसर्गिक स्वभाव था कि उसको शास्त्र पढ़ने थे। देखो नैसर्गिक स्वभाव के तहत भी बात हुई। ये भी तुम्हें एग्जाम्पल मिलते होंगे कि जैसे कर्ण था, कर्ण को सामान्य रूप से तो ये लोग जानते थे कि शूद्र पुत्र है ना, सूद मतलब सूद पुत्र है उसके हिसाब से जानते थे। लेकिन उसके स्वभाव में तो क्षत्रियपन छुपा हुआ था ना, वो तो निकल के आया। और उसको दुर्योधन ने पहचाना, भले ही वो लालच हो या कुछ भी हो, लेकिन दुर्योधन ने पहचान के उसको राजा की पदवी दी। ये भी तो एग्जाम्पल है। ये भी तो एग्जाम्पल है कि एक व्यक्ति जो है वो बहुत छोटे से घर में पैदा हुआ, लेकिन ब्राह्मण जैसी उसकी प्रतिभा थी तो उसको लोगों ने माना भी है। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल तुम्हें मिल जाएंगे जिनको बहुत ऊंचे दर्जा दिया गया, लेकिन उन्होंने स्ट्रगल करने पड़ते हैं। क्योंकि जब आप पैटर्न तोड़ते हैं कि आप में कोई क्षमता है, समाज समझ नहीं रहा, तो स्ट्रगल करने पड़ते हैं। उस स्ट्रगल के बाद समाज जब समझ लेता है कि वाकई में आप इस चीज के काबिल हो तो सम्मान देता है। रैदास हुए, कबीर हुए, ये सब वही लोग तो हैं जिनको स्ट्रगल करना पड़ा अपनी प्रतिभा को जाहिर करने के लिए। तो इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। लेकिन हम अगर जातिवादी व्यवस्था को एक राजनीति से जोड़ के हम चर्चा करने बैठेंगे तो शायद मेरी बातें गलत लगेंगी। लेकिन मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं ना, मैं तो एक सीधी सी बात कर रहा हूं कि हमने जमाने में हर कैरेक्टर्स के लिए एक तरीके की प्रतिभा डेवलप करनी चाहिए, और उसको प्रतिभा को डेवलप करने के लिए हमें निर्माण करना चाहिए ऐसी व्यवस्था का। जैसे पाश्चात्य संस्कृति में संस्कृति है कि वहाँ पे जो व्यक्ति जिस दिशा में आगे जाना चाहता है, वहाँ की सरकार, वहाँ का समाज उस व्यक्ति को उस दिशा में सहयोग करता है। नहीं, ये पाश्चात्य में है, ये मैं मानता हूँ थोड़ी अधूरी जानकारी है। हम पाश्चात्य किसको कह रहे हैं, हमें ये भी करना पड़ेगा। मतलब मैं डेवलप्ड कंट्रीज की बात कर रहा हूं, वही बात है ना। जैसे ही हम कहते हैं पाश्चात्य संस्कृति, हमें लगता है जितनी दुनिया की भारत के अलावा देश हैं सब बहुत अच्छे हैं। ऐसा नहीं है। बहुत देशों में बहुत कुछ गलत हो रहा। बहुत देशों में जिसमें हम समझते हैं सेक्स की आज़ादी है, वहाँ नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति था, उसकी संबंध हो गया था, उसकी जो असिस्टेंट थी अमेरिका में ही उसको गालियाँ मिली। मोनिका लेविस्की वाला जो कांड हुआ था उसको गलत कहा गया कि नहीं कहा गया? तो कहाँ गई संपन्नता? अमेरिका में भी ऐसा होता है कि लोग अपने बच्चों को रोकते हैं। ये बात अलग है कि ये तो मोरल एथिकल वैल्यूज है। नहीं, मैं वही बात कह रहा हूँ। हम लोग ऐसा ना डिफाइन करें कि हम भारत और पश्चिम ये दो सभ्यताओं को हम डिफाइन कर देते हैं। लगता है पूरी दुनिया में आधे हम हैं, आधी पूरी दुनिया है। ऐसा नहीं है। बहुत से देश हैं जो भारत से भी ज्यादा गिरी मानसिकता में जी रहे हैं। बहुत से देश हैं जो बहुत ऊंची मानसिकता में जी रहे हैं। हम बहुत से देश हैं जो अमेरिका और इससे भी आगे की मानसिकता में जी रहे हैं। मैं नॉर्वे का उदाहरण देता हूं, क्योंकि पता है नॉर्वे से मेरे पास लोग आए हैं। मैंने उदाहरण देता हूं कि नॉर्वे में एक व्यक्ति आए थे, उन्होंने कहा कि उनकी बेटी हुई, उसकी बेटी को पूरे तरीके से अस्पताल में रखा गया, पाला गया। उसके बाद एक वक्त आया जब उन्हें अपनी बेटी को लेने जाना था। तो उस बेटी को लेने जाने के लिए जब वो हो गई थी महीने डेढ़ महीने की, तब अस्पताल से उसे लेने जाने के लिए उन्हें अपनी पोर्श गाड़ी में, जो उनके पास पोर्श थी, उस गाड़ी में बच्चों की एक सीट लगवानी पड़ी। इतनी अच्छी गाड़ी, फिर उसमें बच्चे की सीट लगी। जब वहां लेने गए तो वहां पे जो नर्स थी, वो नर्स उस बच्चे को लेके गाड़ी में बैठी संग में, और उनका सीट पे बैठा लो। बच्चे को, 1.5 महीने के बच्चे को सीट पे बैठा दिया गया और उनका गाड़ी चलाई। थोड़ी देर बाद बच्चा कहने लगा ऐसे करके रोने लगा थोड़ा सा।
उसने कहा गाड़ी रोकिए, वापस चलिए, अभी आप बच्चे को पालने योग्य नहीं हुए, बच्चा यहीं रहेगा। ये नॉर्वे का कल्चर। लेकिन उसी नॉर्वे में भारत का एक आदमी गया था और वहां पे एक महिला अपने बच्चे को हाथ से खाना खिला रही थी, गंदे हाथ से खाना खिला रही, और उसको बच्चे को नॉर्वे की सरकार ने ले लिया। उसने कहा आप बच्चा पालने योग्य नहीं है, ये तो सरकार पालेगी। बात समझना। तो वो तो पूरा बवाल हो गया था, वो तो हिंदुस्तान के चैनलों में कितने दिन तक चर्चा चलती रही कि माँ से बच्चा छीन लिया। यहां के लोगों को तो बड़ा लगा, बच्चा छीन लिया। लेकिन हम किसको सही कहेंगे? उनकी संस्कृति का हिस्सा है। देखो, मैं वही कह रहा हूं ना, ये दूसरी की संस्कृति, मेरी संस्कृति, हम सब एक ऐसे सॉफ्टवेयर में जीते हैं जिस सॉफ्टवेयर से हट के जब भी कुछ होता है तो हमें गलत प्रतीत होता है। सॉफ्टवेयर को जितना विस्तार दे पाओ उतना अच्छा है। नहीं तो एंड्रॉयड की और उसकी एप्पल की भी लड़ाई चलती है। एंड्रॉयड वाले सॉफ्टवेयर एप्पल पे नहीं चलते, एप्पल वाले एंड्रॉयड पे नहीं चलते। ये भी तो लड़ाई ही है। तो थोड़ा समझ के स्तर पे बढ़ाने की बात आती है, वो बढ़ाना चाहिए। और दो व्यक्ति कभी भी एक समझ के मिल पाएंगे इसकी संभावना नहीं होती। ये बहुत पहले तय हो जाना चाहिए, किसी भी संबंधों में ये तय हो जाना चाहिए कि ये संबंध इस तरीके से भाई ये जरूरत के तहत चलेंगे। फिर अगर इससे हट के कुछ हो रहा है तो उस पर बैठ के चर्चा होनी चाहिए। लेकिन चर्चा का मतलब आरोपण नहीं होना चाहिए, ये भी कह दे रहा हूं। कई लोग कहेंगे कि स्वामी जी हर चीज की चर्चा होती, हल नहीं निकलता। हल इसलिए नहीं निकलता कि तुम लोग चर्चा नहीं करते, लोग आरोपण करते हैं। भाई चर्चा नहीं होती ना, आरोपण होता है। चर्चा का अर्थ होता है कि हमने एक मुद्दा रखा, इसके अच्छे बुरे पहलुओं को देखा समझा, फिर सही पहलुओं को चुनाव करके उस पर आगे बढ़े। ये तो चर्चा हो गई जो निष्कर्ष तक पहुंचाती है। लेकिन आरोपण हो गया, तुमने ऐसा किया, तुमने हमारे साथ वैसा किया, तुम ऐसा करते हो, तो यार ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मेरे जीवन में बहुत लोग आए, जो बहुत लोग उन्होंने मुझे प्रेम दिया, बहुत लोग मेरे प्रेम से साथ रहे। तो पहली दृष्टि में तो वो चल देते थे मेरे साथ, लेकिन धीरे धीरे उन्हें मेरे ऊपर आरोपण दिखने लगते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये बात ऐसे नहीं हो रही। अब मैं क्योंकि पूरी तरीके से गैर सामाजिक आदमी, मेरे ऊपर सॉफ्टवेयर है ही नहीं किसी चीज का, मैं तो क्षण क्षण को अलग तरीके से जी रहा। तो ऐसे में बहुत लोगों के हृदय को ठेस पहुंची। अब इसमें मैं जानता हूं मेरा कोई दोष नहीं है, उनके सॉफ्टवेयर का था, मैं तो सॉफ्टवेयर के चेंज करना समझना जानता हूं। अब लोग कहेंगे कि आप सही हो, ये तो आप सिद्ध कर रहे हो, दूसरा गलत सिद्ध कर रहे हो। तो नहीं भाई, अगर दो लोगों में संवाद होगा तो जाहिर सी बात है कि संवाद में उसकी थोड़ी ज्यादा सुनी जानी चाहिए जो ज्यादा समझदार है। और इस मामले में तो मैं नहीं समझता कि कम से कम मैं जब बात करता हूं किसी को, तो मैं कोई कम समझदार किसी तल पे हूं। तुम अपनी बात देख लो, तुम मुझसे 14 साल पहले जुड़े, 14 साल पहले जुड़ने के बाद तुम बच्चे की तरह थे और मैंने तुम्हें देखा समझा, मुझे तुम्हारी एनर्जी पसंद थी, मैंने तुम्हें रंग कर्म की दिशा दी। लेकिन धीरे धीरे एक स्थिति ऐसी आई कि तुम रंग कर्म में चले गए। मेरे जीवन की स्थिति आई कि मैं अपने जीवन को वही आध्यात्मिक दिशा में ले गया, प्रेमियों की मैं मदद नहीं कर रहा। अब वहां रंग कर्म में तुम्हें सिखाया जा रहा है कि कुछ भी नहीं होता, सब कुछ प्रैक्टिकलिज्म है, वहां यही तो सिखाया जा रहा है। लेकिन उस सिखाए जाने में जब तुम दोबारा मेरे बारे में जानते हो तो तुम देखते हो ये तो गुरु बन के बैठ गया, ये तो बुद्ध पे बोल रहा है, ये तो विपश्यना पे बोल रहा है, ये तो महावीर और राम की बातें कर रहा है। तो तुम्हें मेरी बातें बुरी लगती और तुमने मेरा खूब विरोध भी किया। तुमने मुझे ही 2-4 बार व्हाट्सएप पे गालियां लिख के भेजी कि तुम धंधा बना लिया है, तुम ये कर रहे हो, तुम अब बिगड़ गए हो, तुम आदमी नहीं रहे जिससे मैं मिला था। तुमने इस तरीके की बातें मुझे भेजी, लेकिन तुम सीखते रहे। आज तुम फिर वहां पे आके बैठे हो जहां तुम समझते हो कि जो इन्होंने किया था वो उस वक्त की जरूरत थी। उस वक्त की जरूरत थी जब हमने प्रेमियों के लिए आंदोलन किया, वो करके देख लिया। उसके बाद आगे की जरूरत थी कि मैं थोड़ा धर्म जगत में अपनी बात कह सकूं। मतलब आप वही बात करो कि परिवर्तन संसार का और क्षण का नियम है, ये बढ़ेगा। जैसे जैसे समझ बढ़ेगी तुम पाओगे कोई गलत नहीं होता। देखो, सबसे ऊंचे तल पे जो बैठा होता है वो कभी किसी को गलत नहीं कहता, क्योंकि वो जान लेता है हर स्थिति को। लेकिन सबसे नीचे तल पे बैठे होते हैं वो हमेशा जो सबसे ऊंचे तल पे होता है उसके संबंध में चिंतन, मनन, प्रेम, हिंसा या कुछ ना कुछ करते रहते हैं। इसी पृथ्वी पे हम कहें थोड़ी देर के लिए कि परमात्मा सबसे विशाल है। परमात्मा किसी के साथ अन्याय करता है?
अस्तित्व मान लो, एनर्जी मान लो, पानी सबके लिए बराबर, आग में हाथ डालो संत का भी जलेगा, सबका जलेगा। परमात्मा किसी के साथ अन्याय नहीं करता क्योंकि वो टॉप पे है। लेकिन नीचे के दर पे कितने लोग हैं परमात्मा को अपने ढंग से लेके चल रहे, परमात्मा की परिभाषा कर रहे, परमात्मा को गाली भी दे रहे, परमात्मा को प्रेम भी कर रहे। कुछ लोग परमात्मा के प्रेम में सन्यासी हो रहे और कुछ लोग परमात्मा के प्रेम में दुष्ट हो रहे। कुछ लोग परमात्मा का इनकार करके आतंकवादी हो रहे और कुछ लोग परमात्मा के प्रेम में ही आतंकवादी हो रहे। आप समझो बात को। तो नीचे के तल पे जितना होगे उतना ही तुम्हारी लाइफ में द्वैत होगा, और जैसे ही टॉप लेवल पे पहुंचोगे वहां द्वैत खत्म होता है, वहां अद्वैत होता है। अद्वैत का अर्थ ये नहीं है कि वो द्वैत के संबंध में जानता नहीं है। अद्वैत का अर्थ होता है कि जानता है, समझता है, चर्चा करता है, लेकिन फिर भी अंदर से किसी के प्रति मैं लेके नहीं बैठा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? तो नीचे के तल पे जो होता है उसके पास मैल होता है, उसके पास बहुत विषाद होते हैं, उसकी बहुत जरूरतें होती हैं, कभी पूरी होती हैं, कभी नहीं होती हैं, कभी क्रोध होता है, कभी प्रेम होता है, वो डोलता रहता है। तो मैं ये कहता हूं कि हम एक ऐसे सुंदर समाज की कल्पना होनी चाहिए। भाई मेरे जितने प्रयास थे मैं कर चुका, मैं तो अब घर में बैठ गया हूं, लेकिन राजनेताओं को, तुम जैसे युवाओं को, जो गुरु हैं, जो शिष्य हैं, उन सबको एक ऐसे समाज की तरफ तो बढ़ना चाहिए कि जिस समाज में हर प्रतिभावान को, चाहे वो नेगेटिव प्रतिभा ही क्यों ना हो, उसको भी एक डायमेंशन मिलना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति है जो अपनी पत्नी को पीट के सेक्स करता है, तो ये थोड़ा गलत हो गया। जबकि कुछ स्त्रियां हैं जो कहती हैं सेक्स करते वक्त मुझे पीटो। तो बस ये है कि कुछ ऐसी व्यवस्था हो कि ये दोनों एक दूसरे को मिल जाते हैं। अब बेचारे इस पीटने वाले को, जिसमें पीट के सेक्स में मजा आता है, उसे मिल गई वो जिसे पीटने में गुस्सा आती। मैं बात समझ रहे हैं आपने? तो दोनों के लिए पात्र हैं। मतलब कातिल के लिए भी एक जॉब है, सैनिक की जॉब है, लेकिन उसको हम कातिल कहेंगे तब जॉब नहीं है। इससे पहले कि उस पर कातिल का इल्जाम लगे, उसके डायमेंशन के अनुरूप उसे जॉब का ऑफर होना चाहिए। व्यवस्था तो इस ढंग की हो कि तुम्हारी प्रतिभाओं को खुद ही पता लग जाए कि मैं किधर जाना है। जैसे पानी है, उसको पता है जिधर ढलान है उधर ही जाना है। हवा है, वायु दबाव जिधर है उधर की तरफ बह जाती है। उसी तरीके से एक सामाजिक अगर व्यवस्था पूरे तरीके से मिले, जैसे पानी है, अगर उसे बहने को नहीं मिलेगा, रुकावट आ जाएगी, वो तो रुक जाएगा, फिर वो वहां पे बवंडर काटेगा, इकट्ठा होता रहेगा, एक दिन फूट जाएगा ज्वालामुखी की तरह। तो पानी ही एक दिन विध्वंसक हो जाता है। जिस तरीके से तुमने हमसे तर्क कर दिया कि ये तो गलत तरीके की ऊर्जाओं को बढ़ने का मौका है, तो मैं कह सकता हूं गलत ऊर्जा तो कभी कभी परमात्मा की भी होती। बाढ़ ले आता है, भूकंप ले आता है, तो बड़ा दुष्ट है। परमात्मा तो वो नहीं हो सकता जो भूकंप लाए, परमात्मा तो वो नहीं हो सकता जो बाढ़ लाए। गलत बात है ना। परमात्मा ने बाढ़ नहीं लाया, परमात्मा भूकंप नहीं लाया। परमात्मा की सृष्टि में सभी को सम्मान है, इसलिए जो आ रहा है वो आ रहा है। कुछ लोग भूकंप से सीखते हैं तो जापान जैसे देश बन जाते हैं जो बहुत भूकंप के कारण डेवलप हुए, और कुछ लोग भूकंप से लड़ने की सामर्थ्य नहीं रखते तो वो नष्ट हो जाते हैं, अफगानिस्तान जैसी जगह। भाई हर ऊर्जा को समझने के तो खेल है, तो उस खेल पे काम होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलो ठीक है बेटा, बात ठीक करें। है, थैंक यू।